पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। अगले साल यानी 2026 के अप्रैल में चुनाव संभावित हैं कि चुनाव हो जाएंगे और मौजूदा विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 7 मई 2026 को समाप्त होगा। बंगाल में इस बार वाम दलों के अलावा कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित हुमायूं कबीर की प्रस्तावित नई पार्टी और ISF जैसी कई पार्टियां चुनावी मैदान में होंगी। लेकिन मुख्य मुकाबला टीएमसी और भाजपा ही के बीच दिखाई दे रहा है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 77 सीटें जीतकर विधानसभा में टीएमसी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। ममता बनर्जी ने टीएमसी के बड़ी पार्टी बनने पर सरकार तो बना ली थी, लेकिन भाजपा का बढ़ता कद उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। कभी बंगाल की सत्ता पर काबिज रहे वाम दलों के मोर्चे और इसके अलावा कांग्रेस की बात चुनाव में खाली हाथ ही जाने की हुई और इस बार चुनाव में क्या होगा इसे लेकर अभी से अनुमान लगाए जाने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बंगाल में चुनाव को लेकर करेंगे इस वीडियो में बात। बने रहेगा अंत तक हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बंगाल का दौरा किया और नादिया जिला के मतुआ बाहुल इलाके में ताहिरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। मौसम की खराबी के चलते उनका हेलीकॉप्टर ताहिरपुर में नहीं उतर सका और फिर सड़क मार्ग से उन्हें जाने की योजना बनानी पड़ी। लेकिन समय की कमी को देखते हुए पीएम ने दमदम हवाई अड्डे से ही वर्चुअली सभा को संबोधित किया और इसी महीने केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का भी बंगाल का दौरा प्रस्तावित है। सब ठीक रहा तो 29-30 दिसंबर को वे भी बंगाल पहुंचेंगे। इसे एक बात तो साफ हो गई है कि भाजपा इस बार भी पूरी ताकत के साथ बंगाल का चुनाव लड़ेगी। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार की जीत से भाजपा का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है और उसकी पूरी ये कोशिश होगी कि किसी भी तरह से जीत का ये सिलसिला जारी ही रहे। बंगाल चुनाव में चर्चा ये है कि चुनाव कांग्रेस या वाम दलों के अलावा सिर्फ दो प्रमुख पार्टियों टीएमसी और भाजपा के बीच होगा। और साथ ही बंगाल चुनाव की चर्चा में ये जानना भी जरूरी है कि भाजपा और टीएमसी की बंगाल में ताकत क्या है। क्यों लगातार 2011 से तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में सफलता मिल रही है। 3 दशक से भी अधिक वक्त हो गया शासन करने वाले वामपंथी दल बंगाल में अभी गुम हैं। कांग्रेस में भी लंबे समय तक बंगाल के लिए एक भूख और तड़प देखी गई, लेकिन वो पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। अभी फिलहाल वाम दलों की तरह विधानसभा से कांग्रेस भी नदारद है। लोकसभा में भी इनका प्रतिनिधित्व शून्य ही रहा। वाम दलों के मोर्चे से अकुता कर लोगों ने ममता बनर्जी पर आंख मूंद करके भरोसा कर लिया था, लेकिन सरकारी पैसों की लूट, भ्रष्टाचार और मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण टीएमसी की शक्ति भी क्षीण हुई है। साल 2021 में ममता ने सरकार बनाने में कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन लोकसभा चुनावों से शुरू हुआ भाजपा की बढ़त का ये सिलसिला पिछले विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रहा। कभी 2-1 से सीट पर सिमटी भाजपा की ताकत में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। उसकी सीटें विधानसभा में 77 पर पहुंच गई हैं। ये टीएमसी के लिए खतरे की घंटी है। बंगाल में ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी और इस बार उन्हें कामयाबी अगर मिलती है तो फिर वो चौथी बार मुख्यमंत्री बन सकती हैं और यदि ऐसा हुआ तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रिकॉर्ड के करीब पहुंच सकती हैं। यही नहीं, ठीक नीतीश कुमार की ही तरह ममता ने अपना वोट बैंक भी अलग अलग पॉकेट्स में रखा हुआ है। सत्ता में आने के बाद से ममता ने आधी आबादी को अपना वोट बैंक बनाने का सिलसिला शुरू किया था, जो नीतीश कुमार की रणनीति से काफी मेल खाता है। नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई अनूठे काम किए। निकाय चुनावों और नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण, जीविका दीदियां और करीब 1.5 करोड़ की फौज, स्कूली बच्चियों के साइकिल, पोशाक के अलावा वजीफा जैसे काम नीतीश सरकार 2005 में पहली बार सरकार बनने के बाद से ही करती रही है। अब ममता बनर्जी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलती दिख रही हैं। साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में करीब 7 करोड़ 60 लाख मतदाता थे। इसमें पुरुष मतदाता लगभग 3 करोड़ 85 लाख से 3 करोड़ 90 लाख के आसपास थे और महिला मतदाताओं की संख्या तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख से 3 करोड़ 75 लाख के बीच थी। यानी पुरुषों के मुकाबले थोड़ी ही कम संख्या महिला वोटर्स की रही और एसआईआर के बाद इनमें काफी कमी आने की संभावना है, लेकिन महिला पुरुष वोटर्स का अनुपात ऐसा ही रहने का भी अनुमान जताया जा रहा है। ममता ने महिला मतदाताओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए उन पर डोरे डालने का काम अपने पहले कार्यकाल से ही शुरू कर दिया था। ममता की
महिलाओं की योजनाओं पर यदि गौर करें तो लक्ष्मी भंडार योजना उन्होंने फरवरी 2021 में शुरू की थी। इस योजना से 25 से 60 वर्ष की आयु की लगभग 2 करोड़ 20 लाख महिलाएं लाभान्वित हैं और सामान्य वर्ग की महिलाओं को सरकार हर महीने 1000 और SC/ST वर्ग की महिलाओं को 1200 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। इसका भुगतान सितंबर 2021 से जारी है। ममता सरकार के लाभुक ये महिलाएं उनके लिए लगातार 3 चुनावों से तारणहार बनी हुई हैं। ममता बनर्जी ने पहली बार साल 2011 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके तुरंत बाद उन्होंने साल 2013 में पढ़ाई कर रही बच्चियों के लिए कन्याश्री प्रकल्प आरंभ किया और वार्षिक आधार को देखें तो करीब 18 लाख लड़कियां इस योजना में स्कॉलरशिप प्राप्त करती हैं। इस योजना में 3,50,000 लड़कियां एकमुश्त अनुदान लेती हैं और इसके अलावा ममता ने 2018 में रूपश्री प्रकल्प शुरू किया था। 2024-25 में लगभग 2,08,000 लड़कियां रूपश्री योजना से लाभान्वित हुई। नीतीश ने महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप का बिहार में जीविका नामकरण किया है। तो बंगाल में ममता बनर्जी ने आनंद धारा नाम इसको दिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2011 से ही ये योजना बंगाल में चल रही है। राज्य में लाखों महिलाएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस योजना से जुड़ी हुई हैं। तो ममता बनर्जी ने किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला 2011 में शुरू की थी, जो अब तक जारी है और इस योजना के लाभुक वैसी किशोरियां हैं जिनकी उम्र 11 से 18 साल की है। महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं का लाभ देकर के ममता बनर्जी ने उन्हें अपने पाले में अब तक रखा है और यही वजह है कि उन्हें चुनाव में लगातार कामयाबी मिलती रही। नए साल में अपने कोर वोट को ध्यान में रखते हुए ममता महिलाओं के लिए कुछ आकर्षक योजनाओं की घोषणा करें तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। संभव है कि उन्हें मिलने वाली सहायता राशि बढ़ा दी जाए। भारतीय जनता पार्टी को ममता के किले पर कब्जा करने के लिए पहले महिलाओं को अपने पाले में करना होगा। अगर इसमें वे कामयाब रहे तो चौथी बार भी झंडा बुलंद हो सकता है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी और TMC के बीच जारी इस द्वंद्व का चुनाव में क्या परिणाम रहता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर आप इस पर कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।